हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिख दी हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बैकग्राउंड, क्या हिस्ट्री है, जियोनिज्म का राइज, अरब नेशनलिज्म, जो वॉर्स हुए थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आप इनके डेट्स को याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स के। फिर कौन कौन से एक्टर्स हैं इसमें, हमास, पीएलओ, फतह, जोग्राफिकल लोकेशंस, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स एक्सेट्रा, कौन कौन सी पीस प्रोसेस और समिट्स हुए थे, करंट सिचुएशन क्या है। बैकग्राउंड देखते हैं तो इजराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको वर्ल्ड का सबसे लंबा खींचने वाला कन्फ्लिक्ट कहा जाता है और इसकी जड़ है जमीन। इजराइलीज यानी कि ज्यूज और पैलेस्टीनियंस यानी कि अरब मुस्लिम्स दोनों ही इस जगह पे अपना बर्थ राइट समझते हैं। रोमन्स ने जब डिस्ट्रॉय कर दिया ज्यूज के टेम्पल को तो धीरे धीरे ज्यूज वहां से हटने लगे। फिर 7th सेंचुरी सीई में इस्लामिक खलीफात आ गया और ज्यूज के वहां से हटने का प्रोसेस चलता रहा और मोस्ट ऑफ द ज्यूज कहाँ सेटल हो गए, यूरोप में। जर्मनी में बहुत ज़्यादा ज्यूज थे। फिर ऑटोमन एम्पायर का रूल आया और उस एरिया में मुस्लिम्स, अरब मुस्लिम्स बस गए। 1897 में यानी कि 19th सेंचुरी में जियोनिज्म का राइज हुआ। जियोनिज्म एक मूवमेंट है टू प्रोटेक्ट द ज्यूज। इस जियोनिस्ट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट अ होमलैंड फॉर ज्यूज, टू क्रिएट अ होमलैंड दैट इज इजराइल। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके लीडर थे थियोडर हर्ल। इनका मानना था कि जब तक ज्यूज के लिए एक नेशन नहीं क्रिएट होता है, ज्यूज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। नारा दिया गया रिटर्न टू इजराइल। मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, अलग अलग जगह मीटिंग शुरू हुई। एक और लीडर थे बैरन एडमंड रॉथस्चाइल्ड। इन्होंने भी काफी मोबिलाइज किया अलग अलग कंट्रीज में जाकर के। 1905 में जब रशियन रिवॉल्यूशन फेल कर गया तो वहाँ के जो रशियन ज्यूज थे, यूथ थे, उन पे काफी रिप्रेशन हुआ तो वो भी वहां से इमिग्रेट करना शुरू हो गए और पैलेस्टीन की तरफ आए, वहां पे जमीन खरीद के सेटल होने लगे। तो ये जियोनिस्ट मूवमेंट, रिप्रेशन, इन सब की वजह से ज्यूज ने वापस दोबारा पैलेस्टीन की तरफ आना शुरू किया, यहाँ पे लैंड खरीदना शुरू किया और इस तरह से पैलेस्टीन में ज्यूज का इमिग्रेशन शुरू हो गया। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्या रोल था यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर जो चला 1914 से 1918 तक, इसी बीच ब्रिटेन ने एक प्रॉमिस कर दिया। इसको कहते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन। बैल्फोर इसीलिए क्योंकि जेम्स बैल्फोर जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ब्रिटेन जो है एक नया नेशन बनाने में मदद करेंगे ज्यूज के लिए। 1916 में क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन कर लिया जिसका नाम था साइक्स पिकट अग्रीमेंट और ब्रिटेन को मिल गया पैलेस्टीन और ट्रांस जॉर्डन एरिया का मैंडेट, यानी कि ये हिस्सा जो था अब ब्रिटेन के अंडर में आ गया। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था तो जितने भी विनिंग पार्टीज थे उन्होंने आपस में बंटवारा शुरू कर दिया था कि कौन कौन सा हिस्सा रखेगा। तो ब्रिटेन के अंडर में आ गया पैलेस्टीन और ट्रांस जॉर्डन एरिया। ब्रिटेन चाहता तो अभी ही वो कोई सॉल्यूशन निकाल सकता था क्योंकि इसने पहले भी प्रॉमिस किया था कि वो क्रिएट करने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा कोई भी कदम ब्रिटेन के द्वारा नहीं उठाया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हारने के बाद एडोल्फ हिटलर के अंडर आ गया जर्मनी और एडोल्फ हिटलर ने ज्यूज को जर्मनी के हार का कारण बताया और यहाँ से शुरू हुआ एंटीसेमिटिज्म, यानी कि हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, प्रेजुडिस अगेंस्ट देम, उनका परसिक्यूशन शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था ज्यूज के साथ, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो ज्यूज और तेजी से वहां से फ्लेड करने लगे और पैलेस्टीन की तरफ आने लगे। इसके कारण क्या हुआ, राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म। अब अरब को ये नहीं पसंद आ रहा था कि इतने ज्यूज वहां आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस शुरू हो गया। 1936 से 39 तक काफी रेजिस्टेंस रहा, वायलेंस रहा। 1947 में ब्रिटेन ने यूएन के पास ये क्वेश्चन पूछा, यानी कि रेफर कर दिया वहां पे कि अब आप ही डिसीजन लीजिए कि पैलेस्टीन में क्या होगा। तो यूएन रिजोल्यूशन आया 1947 में और इस रिजोल्यूशन में दिया गया इजराइल स्टेट को क्रिएट करने के लिए पैलेस्टीन में। मैप देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा एरिया जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट। ये है इजराइल, छोटी सी कंट्री। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये था यूएन का पार्टीशन प्लान। जो येलो एरिया है वो अरब स्टेट होगा और जो ऑरेंज एरिया है वो ज्यू स्टेट होगा। बॉर्डर कंट्रीज को भी एक बार आप देख लीजिए। सीरिया है, ऊपर लेबनान है, जॉर्डन है और इजिप्ट है। जेरूसलम को कहा गया कि ये इंटरनेशनल कैपिटल होगा, यानी कि पैलेस्टीन का भी ये कैपिटल होगा और इजराइल का भी ये कैपिटल होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जेरूसलम से दोनों ही यहूदियों और मुस्लिम्स दोनों की ही रिलीजियस लिंक है। तो तेल अवीव जो बना वो इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल रहा। इस डिक्लेरेशन के बाद 1948 में ब्रिटेन वहां से निकलना शुरू हो गया, यानी कि इट स्टार्टेड लीविंग, और इजराइल ने 15 मई 1948 को अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अरब्स को ये
एक कॉन्स्पिरेसी की तरह लगा उनके लैंड को छीनने के लिए। और जैसे ही ब्रिटेन वहां से निकला और इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, तो अरब स्टेट्स में से इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इसराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। यह था फर्स्ट अरब इसराइल वॉर। कंट्रीज थी इजिप्ट, फ्रांस, जॉर्डन जो कि जॉर्डन है अब, इराक, सीरिया और लेबनान। अब यहाँ ये भी एक चीज याद रखिए कि इंडिया ने यूएन रिजोल्यूशन को अपोज किया था जिसमें 2 कंट्री बनाने की बात की गई थी। गांधी जी ने इसको कहा था कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, क्योंकि उनको पता था कि पार्टीशन होने पे क्या होगा। लेकिन इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज था जिसने 1950 में इसराइल को रिकॉग्निशन दी थी। ये वॉर जो हुआ इसमें इसराइल का अपर हैंड रहा और इसराइल ने इन सब कंट्रीज के साथ अलग अलग पीस अग्रीमेंट किए जो कि एक तरह का टेम्पररी आर्मस्टिस था। फिर 1956 में सुएज क्राइसिस हुआ जिसमें इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया था सुएज कनाल। यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर क्या किया कि इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल ने अटैक कर दिया और फिर यूएन के इंटरवेंशन से यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिलता रहा और इसराइल धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहा। उसने अपने आप को डेवलप किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, और चूंकि उनका हिस्टोरिकल परसिक्यूशन होता रहा है उनके रिलीजियस फेथ के कारण, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज से उसको शुरू से सपोर्ट मिला। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि ज्यूज की बहुत बड़ी लॉबी है यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि दे आर रिच एंड पावरफुल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो। तो उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी यूएस के पॉलिटिक्स में काम करती है उनके फेवर में डिसीजन लाने के लिए। फिर आया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉर, वो था 1967 सिक्स डे वॉर। इसके बारे में कहा जाता है कि पहले इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया था। कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि सीरिया ने गोलीबारी शुरू की थी गोलन हाइट्स से। तो पहले मैप देख लेते हैं, गोलन हाइट्स कहाँ है। ये है सीरिया, ये है गोलन हाइट्स। वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन के कंट्रोल में था, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के पास था, और ये है हमारा गाजा स्ट्रिप। गोलन हाइट्स से सीरिया ने गोलीबारी शुरू की और इसके पहले जॉर्डन और इजिप्ट ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था मई 1967 में कि अगर अटैक होगा तो ये मिलकर अटैक करेंगे, दिस काइंड ऑफ थिंग। इजराइल ने हेवी एयर स्ट्राइक किए और रिजल्ट क्या रहा कि गाजा स्ट्रिप जो थी, जो कि इजिप्ट के अंदर थी, उसको ले लिया, वेस्ट बैंक ले लिया, गोलन हाइट्स ले लिया। तो ये 1967 जो है का वॉर जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर था। फिर हमारा आया योम किप्पुर वॉर। योम किप्पुर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे है फॉर ज्यूज, अक्टूबर 6 को मनाया जाता है। 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ, इसमें भी इजराइल ही विक्टोरियस रहा। इसको सुलझाने के लिए कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ 1978 में। इजराइल ने जो कैप्चर कर लिया था सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से, वो रिटर्न कर दिया और इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट। 1967 के वॉर के बाद जो वेस्ट बैंक और गाजा थी वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंडर आ गई, क्योंकि वो नहीं लौट आया कभी भी। इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट और इजिप्ट became the first Arab country to recognize Israel as a state. फिर 1982 में लेबनान वॉर हुआ। टेंशंस थे बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस। इसराइल ने बेरूत पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। फिर बाद में टेम्पररी आर्मस्टिस हुए। सेकेंड लेबनान वॉर हुआ 2006 में, जिसको कि हिजबुल्ला ने इनिशिएट किया था। इन सब में आप देख सकते हैं कि कभी इंस्टिगेशन होता है, कभी इसराइल खुद से अटैक करता है, यानी दोनों ही पार्टीज जिम्मेवार थी। और दोनों ही पार्टीज में एक चीज कॉमन थी कि दोनों को बाहर से सपोर्ट मिल रहा था। पैलेस्टीन को अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी और इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज। इन सब में इंपॉर्टेंट एक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1964 में बनाया गया था और ये एक तरह से सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टीन का। इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन में। आफ्टर 1987 फर्स्ट इंतिफादा, यानी कि जो रिबेलियन हुआ था पैलेस्टीन में, उसके बाद पीएलओ ने थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच अपनाया। इसने पहल की कि पीस प्रोसेस शुरू किया जा सके इजराइल के साथ और इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। इसके थोड़ा लिबरल हो जाने की वजह से ही हमास की उत्पत्ति हुई, यानी कि हमास बना। फर्स्ट इंतिफादा के दौरान जो रेबेलियन था उसी के दौरान हमास का फाउंडेशन हुआ 1987 में। हमास एक एक्रोनिम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इट अपोज द सेक्युलर अप्रोच ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको सपोर्ट मिला मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि इजिप्ट का है, सीरिया से, ईरान से। इनका मानना है कि पैलेस्टीन जो है वो एक इस्लामिक होमलैंड है और ये नॉन मुस्लिम्स को कभी भी नहीं दिया जा सकता। इसीलिए ये इजराइल के साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं करना चाहते हैं जिसमें कि उनको लैंड सीड करनी पड़े। ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज वो नहीं चाहते थे। ये शुरुआती उनका पोजीशन था। इसीलिए इजराइल से
लैंड को वापस लेना ये रिलीजियस ड्यूटी मानते थे और इसीलिए लोगों को जिहाद के लिए मोटिवेट करते थे। जो पीएलओ ने पीस प्रोसेस शुरू किया था उसको हमास ने 1993 में डिनाउंस कर दिया। हालांकि धीरे धीरे हमास भी लिबरल हुआ। इट रैन फॉर इलेक्शंस इन 2006 और इसने अपना विलिंगनेस दिखाया टू सपोर्ट फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये अभी भी कहता है कि वी आर रेडी टू निगोशिएट। लेकिन ये आप मैप में देखिए, इतने सारे वॉर्स होने के बाद धीरे धीरे क्या सिचुएशन है। ये 1947 से पहले ये पूरी ही लैंड पैलेस्टीन की थी, यानी कि अरब मुस्लिम्स यहाँ थे। फिर जब यूएन का रिजोल्यूशन आया तो इजराइल और पैलेस्टीन, ग्रीन पैलेस्टीन है एंड व्हाइट इज इजराइल। आफ्टर 1967 ग्रीन इज पैलेस्टीन एंड व्हाइट इज इजराइल। और अब पैलेस्टीनियंस का कहना है कि जो बची कुची लैंड भी है उस पर भी इजराइल धीरे धीरे एनक्रोच करता जा रहा है, अपने सेटलमेंट्स बना रहा है और धीरे धीरे अरब मुस्लिम्स को वहां से भगा रहा है। उनके साथ काफ़ी वायलेंस होती है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है फतह, ये पीएलओ का ही फैक्शन है और इसको वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट भी मिला हुआ है। ये भी इलेक्शन लड़ती है। 2006 में जब इलेक्शन हुआ तो फतह और हमास दोनों ने ही मिल करके गवर्नमेंट बनाई, लेकिन बाद में फतह के फोर्सेस ने हमास पे अटैक शुरू कर दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो गाजा जो स्ट्रिप जो था वो हमास के पास रह गया और रेस्ट ऑफ द पैलेस्टीन पे फतह के लोग रूल कर रहे थे। यही कारण है कि गाजा पे अभी भी हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और गाजा से हमास बार बार स्ट्राइक करता है इजराइल पे। इंतिफादा जो हुए, तो फर्स्ट इंतिफादा जो हुआ था वो 1987 में था। इंतिफादा मींस रिबेलियन। सेकंड इंतिफादा फिर 2000 में हुआ। यहाँ पे इसमें काफी वायलेंस हुई, काफी लोग मारे गए। फर्स्ट इंतिफादा के बाद पीस प्रोसेस शुरू हुआ। ओस्लो पीस अकॉर्ड कहते हैं इसको। इजराइल और पीएलओ दोनों ने ओस्लो पीस प्रोसेस साइन किया। 2 स्टेट नेशन के कॉन्सेप्ट को दोनों ने एक्सेप्ट किया। पीएलओ ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को और इजराइल अग्री किया टू गिव इंडिपेंडेंस टू द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो गाजा और वेस्ट बैंक थी। लेकिन इजराइल ने सिर्फ ऑन द पेपर इसको अग्री किया और एक्चुअली में इसको रिटर्न नहीं किया। फिर 2000 में हुआ कैंप डेविड समिट। इसमें टॉक्स फेल कर गई। 2000 से 2005 तक चला सेकंड इंतिफादा। ये काफी वायलेंट फिलिस्तीन अपराइजिंग था। इस बीच काफी इंसिडेंट्स होते रही। हाईजैकिंग हुआ, म्यूनिक मैसेकर है, जिसमें कि बोथ पार्टीज इन्वॉल्व थी। करेंटली जो है वो गाजा हमास के द्वारा कंट्रोल्ड है और पैलेस्टीन वेस्ट बैंक फतह के द्वारा, जहाँ पे अभी भी इजरायली सेटलमेंट्स हैं। एक ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज है जो कि इजराइल कैरी करता है इन द नेम ऑफ पनिशमेंट फॉर हमास, जो लोग इजरायलीज को एब्डक्ट या किल करते हैं। इन सब में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है यूएसए का इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। यूएसए हमेशा से एक मीडिएटर की तरह काम करता आया है, लेकिन जब भी कोई यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की जाती है ताकि वायलेंस को रोका जा सके वहां पर, तो यूएस जो है वीटो कर देता है सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई डिसीजन जिसमें कि इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा सके, क्योंकि यूएसए हैज मोर ज्यूज देन इजराइल। ये चीज याद रखिए। जैसे मैंने बताया, यूएसए में जो ज्यूज है उनकी एक पावरफुल लॉबी है। ये पैलेस्टीन को भी यूएन का मेंबर नहीं बनने देता है, इसीलिए अभी तक सिर्फ पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर की स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में। ऑल्दो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में ये लग रहा था कि इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने दोबारा से फिर से इजराइल को एक तरह से खुला हाथ दे दिया। अब ये है कि पैलेस्टीनियंस चाहते क्या है। वो चाहते हैं, जो हमास है वो फाइनली इस अग्रीमेंट पे आ गया था कि जो 1967 से पहले सिचुएशन थी, यानी कि ये वाली सिचुएशन, इस पे वो अग्री होने के लिए तैयार है कि अगर इस तरह से लैंड वापस कर दे इजराइल तो कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता है। उसका पैलेस्टीन का ये भी डिमांड है कि इजराइल को कोई भी एक्सपेंशन अब रोक देना चाहिए। सो फर्स्ट इज प्री 1967 सिचुएशन, सेकंड स्टॉप द एक्सपेंशन, थर्ड जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज 1948 में अपना सब कुछ लूज कर गए थे उनको वापस आने की सुविधा होनी चाहिए, शुड बी एबल टू कम बैक। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है कि वो ईस्ट जेरूसलम को वापस चाहते हैं। जो 1967 में वॉर हुआ था तो इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी अपने में मिला लिया था, तब से वहां पे इजराइल का कंट्रोल है और इसको पैलेस्टीनियंस अपना इंडिपेंडेंट कैपिटल चाहते हैं। जबकि इजरायलीज क्या चाहते हैं? फर्स्ट, सॉवरेनिटी ओवर जेरूसलम, रिकॉग्निशन एज अ ज्यू स्टेट एंड राइट ऑफ रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियंस ओनली टू पैलेस्टीन, नॉट टू इजराइल। 2003 में यूरोपियन यूनियन, यूएन, यूएसए, रशिया, इन सब ने मिलकर के एक रोड मैप रिलीज किया था जिसमें कि एक क्लियर टाइम टेबल दिया गया था पैलेस्टीनियन स्टेट को क्रिएट करने के लिए। एक डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश किया जा सके पैलेस्टीन में,
लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहती है कि दोनों के बीच में पीस हो, क्योंकि फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उसी तरह से कुछ एक्टर्स ऐसे हैं बोथ इन इजराइल एज वेल एज इन पैलेस्टीन जो कि नहीं चाहते हैं कि पीस हो, फिर क्योंकि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में घाटा होता है उनका, जो लोग इस हमले में दोनों तरफ से मारे जाते हैं। फोर्ब्स ने एक ह्यूमन कॉस्ट की स्टैटिस्टिक्स जारी की थी जो कि शो करता है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट में, हर एक इवेंट में कितने लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। ये जो रेड कलर है वो इंजरीज दिखा रहा है और ब्लैक जो है वो डेथ्स दिखा रहा है। इधर पैलेस्टीनियंस हैं और इधर इजरायलीज हैं। 2008 से लेकर 2020 तक का डाटा है, इसके पहले तो कितने जाने गई उसका डाटा नहीं है हमारे पास अभी। 2008 में 3000 पैलेस्टीनियंस, लगभग 853 इजरायलीज, फिर 2009 में 7460 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हुए और इधर 123। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ह्यूमन कॉस्ट है हर एक कॉन्फ्लिक्ट में। टोटल डेथ्स दिखाया गया है 2008 से 2020 तक, पैलेस्टीनियंस 5590 और इजरायलीज लगभग 251। इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब भी एक रॉकेट आता है हमास की तरफ से या गाजा स्ट्रिप से या फिर गोलन हाइट से, इजराइल हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स मारता है। रीज़न क्या है? इजराइल ने ये शुरू से अपना एक मोटो बना के रखा है कि आप अगर उसके एक सिटीजन को मारोगे तो वो आपके एटलीस्ट 100 को मारेगा, क्योंकि इजराइल एक छोटी नेशन है, उसको डर क्रिएट करके रखना पड़ता है, अदरवाइज उसको क्रश कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स यहाँ से रिप्लाई में मारता है, एक रॉकेट के रिप्लाई में, उससे 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ जाने भी जाती हैं। सो यू बी द जज कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है। सॉल्यूशन इसका वही है, एक प्रॉपर जेन्युइन कंसर्न के साथ सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो टू नेशन स्टेट पे वर्क करें और एक डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश किया जा सके पैलेस्टीन में, जो कि अपने लोगों के लिए जेन्युइनली कंसर्न हो, और जो अदर प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉक्सी वार करते हैं उनका लेस से लेस वहाँ पे इंटरवेंशन हो। तो ये था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ रह गया हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।